देखिए, हिंदुस्तान के अमन चैन को अगर किसी दुश्मन ने बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाने की तैयारी कर ली गई है। अपनी इस तैयारी को पुख्ता करने के लिए भारतीय वायुसेना इन दिनों एक मेगा युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। इस अभ्यास का नाम है आक्रमण। इस एक्सरसाइज में राफेल, सुखोई जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ताकतवर फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज रहा है आसमान। सटीक निशाना और अचूक वार दे रहा है हिंद की शक्ति का प्रमाण। वायुसेना के सेंट्रल सेक्टर में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर से वायुसेना के तमाम फाइटर जेट और उपकरण सेंट्रल सेक्टर आ चुके हैं। वायुसेना के टॉप गन पायलट्स की टीम भी सेंट्रल सेक्टर में मुस्तैद है। वायुसेना के जाबाज योद्धा लड़ाकू विमानों में सवार होकर ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आसमान से ये योद्धा जमीन पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्धाभ्यास का नाम रखा गया है आक्रमण। सूत्रों के मुताबिक ये युद्धाभ्यास वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 के स्क्वाड्रन मिलकर कर रहे हैं। भारत के पास राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन हैं, जो हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। इन राफेल विमानों को भी इस अभ्यास में शामिल किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच चल रहे इस युद्धाभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। इस एयर एक्सरसाइज में वायुसेना के हुनरमंद पायलट्स लंबी दूरी की उड़ान भरने के बाद पहाड़ों और मैदानों में मौजूद टारगेट्स पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास को रियल वॉर यानी असल युद्ध जैसी सिचुएशन में किया जा रहा है। वायुसेना के सबसे तेज तर्रार पायलट्स आसमान में अपने युद्ध कौशल को धार दे रहे हैं और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी इस युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान पायलट्स को ग्राउंड और माउंटेन टारगेट्स पर प्रिजन स्ट्राइक की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस अभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में होती है। पिछले कुछ वर्षों में वायुसेना की ताकत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए वायुसेना मेटियोर जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ रैम्पेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को शामिल कर चुकी है। भारत में बने ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलें भी हवाई योद्धाओं की ताकत में इजाफा कर रही हैं। आक्रमण युद्धाभ्यास के जरिए वायुसेना युद्ध जैसे हालात में अपनी क्षमता को परख रही है। इस युद्धाभ्यास में पिछले कई ऑपरेशंस के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। एयर स्ट्राइक के अभ्यास के साथ साथ S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी युद्धाभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। ये तैयारियां इस बात का प्रमाण है कि अगर किसी दुश्मन ने देश का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत के एक और प्रमाण की। भारतीय नौसेना ने कल MRSAM यानी मीडियम रेंज शॉर्ट टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण नौसेना ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरज से किया। मिसाइल ने उम्मीद के मुताबिक तय मानकों पर खरे उतरते हुए टारगेट को हवा में ही सफलता के साथ ध्वस्त कर दिया। नौसेना में ये मिसाइल पहले से ही शामिल है और अब इसके एक और सफल परीक्षण से भारत ने अपने पराक्रम का प्रमाण दिया है।
अचूक निशाना, सटीक प्रहार और मिनटों में टारगेट का सफाया। भारतीय नौसेना ने गुरुवार को अपने शक्तिशाली युद्धपोत INS सूरत से अरब सागर में एक समुद्री सतह के पास उड़ते टारगेट पर MRSAM मिसाइल दागी, जिसने पलक झपकते अपने लक्ष्य को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर दुश्मन का फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल इसकी जद में आती तो उनका हश्र भी कुछ ऐसा ही होता। इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे वक्त पर किया गया जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। नौसेना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए अपने जंगी जहाज से इस मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी, जिसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। नौसेना ने बाकायदा इस परीक्षण का वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रमाण दिया। भारतीय नौसेना ने एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व का क्षण है। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट और गाइडेड हथियार से अपने इलाके और फोर्स की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ये डिफेंस सिस्टम डेडिकेटेड रडार की मदद से अकेले फायरिंग यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकता है। खतरा चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, ये सिस्टम तेजी से रिएक्ट कर दुश्मन के खतरे को नष्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक ही वक्त में दुश्मन के अलग अलग 16 टारगेट पर 24 मिसाइल दाग सकता है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, लेकिन ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 110 किलोमीटर तक भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 680 मीटर प्रति सेकेंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। MRSAM में उन्नत रडार सिस्टम लगा है जो इसे लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करता है। इसे खास तौर पर दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल ऑल वेदर ऑपरेशंस में सक्षम है, यानी खराब मौसम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल ये पूरी तरह स्वदेशी है। इसे DRDO ने IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। इस मिसाइल के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा और पुख्ता हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंद की सरहदों को अब सैटेलाइट की फौज से महफूज करने की तैयारी है। अपनी सीमाओं और समुद्री इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत अगले 3 साल में करीब 150 नई सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने ये जानकारी बुधवार को एक इवेंट के दौरान दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत के पास केवल 55 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं। भारत जैसे विशाल देश की जमीनी सरहदों और करीब 7500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी के लिए देश को और सैटेलाइट्स की जरूरत है। अब इसी कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस सेक्टर में सुधार करते हुए प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट और रॉकेट निर्माण में भागीदारी की अनुमति दी है। इससे निगरानी सुरक्षा मिशंस में तेजी लाई जा सकेगी। नारायणन ने कहा कि इसरो ने डेक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स की सफल डॉकिंग की है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इसरो अब एक और नया सैटेलाइट भी विकसित कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करेगा और ये प्रमुख रूप से G20 देशों के लिए भी काफी हद तक उपयोगी होगा। और अब आपको राजधानी की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ले चलते हैं, जहां मिलीपोल इंडिया 2025 नाम से एक एक्सपो चल रहा है, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में जंग के बदलते तौर तरीकों और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों की नुमाइश की जा रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत की उड़ान का नजारा, हिंदुस्तान के वीरों के लिए एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक सैन्य उपकरण,
दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ये भारत के डिफेंस सेक्टर का यशगान है। यहाँ मिलीपोल इंडिया 2025 नाम से एक एक्सपो चल रहा है, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। इस एक्सपो का ये दूसरा एडिशन है। ये प्रदर्शनी न सिर्फ हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की नुमाइश है, बल्कि ये वैश्विक साझेदारी का भी प्रतीक है। 3 दिनों के इस आयोजन में 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मिलीपोल इंडिया 2025 में निगरानी, साइबर सुरक्षा और AI आधारित सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें जंग के बदलते तौर तरीकों और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से बनाया गया है। 3 दिनों के इस एक्सपो में कई ऐसे सैन्य साजो सामान भी हैं जो दुर्गम इलाकों में सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुल मिलाकर इन हथियारों और उपकरणों की बदौलत आने वाले समय में भारत के जवानों में जंग के मैदान में सबसे भरोसेमंद साथी जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा में जवानों की ताकत को जब टेक्नोलॉजी का साथ मिलेगा तो ये भारत की सबसे बड़ी ढाल और सबसे पैनी तलवार साबित होगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात यात्रा उत्सव की। आने वाले कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा समेत 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर लोगों का भारी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। 4 धाम यात्रा के लिए 19 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो वहीं इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में पवित्र हेमकुंड यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध 4 धामों के अलावा ये 5वां धाम है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस गुरुद्वारे के कपाट अगले महीने खोले जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बर्फ से ढका रास्ता बेहद कठिन है। इसीलिए सेना के जवान पहले से तीर्थ यात्रियों की सहूलियत का इंतजाम करने में जुटे हैं। सेना के जवानों का ये जत्था अपने चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर को काट काट कर रास्ता बनाने में जुटा हुआ है। अथक मेहनत के साथ ये जवान लगातार इस इलाके में रास्ता साफ करने में जुटे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के नजदीक उस इलाके की हैं, जहां से होकर हर साल सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू होती है। इस बार ये तीर्थ यात्रा शुरू होने में लगभग 1 महीना समय बाकी है, लिहाजा अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि यात्रा के शुभारंभ की तिथि तक हेमकुंड साहिब पहुंचने की राह दुरुस्त की जा सके। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब का यात्रा मार्ग 3 किलोमीटर तक पूरी तरह से भारी बर्फ और ग्लेशियर के आगोश में है। इस बार 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले सेवादार और सेना के जवान वहां पहुंचकर जरूरी इंतजाम करेंगे। 22 मई को ऋषिकेश से इस यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा। खबर है कि सेना के जवानों ने घांघरिया से अटलाकोटी तक बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया है और अब आगे की तैयारी है। इस इलाके में जोरदार बर्फबारी के बाद ये स्थिति हर साल पैदा होती है और सेना के जवान ही बर्फ हटाकर रास्ता बनाते हैं, ताकि श्रद्धालु हेमकुंड साहिब तक आसानी से पहुंच सकें। इस बार भी जाबाज जवानों ने ये बीड़ा उठाया है, ताकि सुचारू रूप से तीर्थ यात्रा सुनिश्चित की जा सके। कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम की पवित्र यात्रा की शुरुआत में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। हरिद्वार में शिव घाट और हर की पौड़ी पर आपदा संबंधी तैयारियों को परखा गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग और यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल हुई। वहीं उत्तरकाशी में भी तमाम जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया और गढ़वाल में मॉक ड्रिल के दौरान सड़क दुर्घटनाओं, जाम की स्थिति, भूस्खलन और आग लगने जैसी आपदाओं की विभिन्न स्थितियों को लेकर भी मॉक ड्रिल हुई। ध्यान दें, सभी यात्रीगण सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे बादल फटने के कारण पथराव का खतरा बना है। आपसे निवेदन है कि सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएंगे आप लोग। चारधाम यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष है।
इससे ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई, क्योंकि ये चारों धाम गढ़वाल मंडल में स्थित है। वहाँ हुई मॉक ड्रिल के जरिए यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों को परखा गया। आप देख सकते हैं वायरलेस सेट यहाँ पर लगा हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी का, और साथ में जो है ये वही वो कम्युनिकेशन का स्थान है जहाँ पर जो है सूचनाएं एकत्र की जाएगी और साथ में जो है मैनेजर को भेजी जाएगी, और मैनेजर के बाद जो यहाँ पर तमाम महकमे के जो लोग हैं उन लोगों को जो है मोबिलाइज किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग समेत आपदा प्रबंधन की टीम ने हिस्सा लिया। सभी ने इस जॉइंट ऑपरेशन में कम वक्त में चुनौतियों से पार पाकर दिखाया। घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है मॉक ड्रिल को लेकर के जिसको जो है चयनित किया गया था। यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, तमाम जो QRS टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने जो है सूचना कंट्रोल रूम को दी, और उसके बाद तमाम जो वो QRS टीम के जो नुमाइंदे हैं, साथ में जो मैन पावर है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। उत्तरकाशी में मॉक ड्रिल के दौरान बादल फटने से लहरों के बीच फंसी एक गाड़ी को रेस्क्यू करके दिखाया गया, क्योंकि उफनती लहरों के बीच फंसी इस गाड़ी में कई यात्री सवार थे। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि खबर मिलते ही राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और बिना वक्त गवाए सभी ने मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले घायलों को स्ट्रेचर के जरिए रोड तक लाया गया, फिर वहां से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। क्या ये इंसिडेंट वाला एरिया यही रहा? जी, ये इंसिडेंट वाला एरिया यही है। ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसमें भारी मात्रा में जो मलबा है वो नीचे को आ गया और फिर उसमें टेम्पो ट्रैवलर हमारा नीचे फंस गया है। ओके। इसमें काफ़ी लोगों की संभावना है, 10 से 11 जी। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे। तो ये रेस्क्यू टीम आप ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, ये नीचे नदी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद कोई टेम्पो ट्रैवलर फंसना यहाँ पर बताया गया। ये मैं दोबारा दर्शकों को बता देना चाहूँगा, ये एक मॉक ड्रिल है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी नीचे पहुँचे हुए हैं घटना स्थल पे, और जिस तरीके से पिक्चराइज इसको किया गया है प्लान के मुताबिक कि आखिर कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सब चीज़ जो है बाद में बताई जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं पीछे से SDRF की टीम भी आ चुकी है, और अन्य जो QRS टीम में जो शामिल जो महकमे हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस बीच लाउडस्पीकर के जरिए बादल फटने की जानकारी वहां मौजूद दूसरे लोगों तक पहुंचाई गई, ताकि वो आगे बढ़ने के बजाय जल्द सुरक्षित ठिकानों पर रुक जाएं। कृपया ध्यान दें, सभी यात्रीगण सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे बादल फटने के कारण पथराव का खतरा बना है। आपसे निवेदन है कि सुरक्षित स्थान पर खड़े हो जाएंगे आप लोग। उत्तरकाशी के अलावा इस तरह की मॉक ड्रिल चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में भी हुई। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ रहे हैं। इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे। प्रकार का कोई डर नहीं है, और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं, और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश हाई है। बाबा बर्फानी पर श्रद्धालुओं का भरोसा अटूट है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं, जहां हर हर महादेव के जयकारे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है। यहाँ पर भोपाल में जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, यहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौजूद देवाधिदेव महादेव का ये वो पावन धाम है, जहां हर साल श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इस बार भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे और हमारा जो भी प्रशासन है जहाँ ध्यान रखता है। तो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही रहे और सब यात्रियों को भी बोला जाए कि उनको भी किसी डर की दहशत ज़रूरत नहीं है, जैसे जाते हैं हर साल वैसे ही जाएं। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और श्रद्धालुओं को मोक्ष का रास्ता मिल जाता है और यही वजह है कि हर साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और अमरनाथ की पवित्र यात्रा में शामिल होकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आप लोग भी जा रहे हैं, क्या पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जाना। अच्छा, तो क्या डर वगैरह है? कोई डर वगैरह किसी बात का नहीं है, बस थोड़ा अफसोस है कि जो अभी घटना हुई है वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा अफसोस है। बाकी डर तो महाकाल बैठे हुए हैं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना आतंकवाद है ना कोई है उसके, उनसे बड़ी कोई चीज़। इस बार अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए तीर्थयात्री या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 540 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भले ही अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन बीआरओ की टीम अमरनाथ यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने और रास्तों से बर्फ हटाने में जुट गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहलगाम की घटना के बाद से तमाम धार्मिक स्थान सतर्क हैं। इस घटना को ध्यान में रखते हुए तिरुमाला तिरुपति मंदिर में भी सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां ऑक्टोपस फोर्सेस ने पुलिस और सतर्कता विभाग के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता बढ़ाना था। इसके तहत तिरुमला के कई इलाकों में औचक निरीक्षण भी किया गया। देखिए, अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आइए नजर डालते हैं स्पेस से जुड़ी कुछ खबरों पर। और चलिए बात स्पेस साइंस की कर लेते हैं। स्पेस में चीन ने एक और मिशन शेनझोउ 20 स्पेसशिप लॉन्च किया है। चीन का लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट शेनझोउ 20 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। चीन के स्पेसयान ने उत्तर पश्चिमी चीन के जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। ये 6 महीने का मिशन है जो चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन और मंगल ग्रह पर खोज और प्रयोग के लिए चीन की महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक और कदम है। चलिए अब आपको चीन में चल रहे शंघाई ऑटो शो की झलक दिखाते हैं, जहां हाईटेक गाड़ियों को शोकेस किया गया। इनमें शोहरत बटोर रही है डी-कल्ब्ड इलेक्ट्रिक कार। खास बात यह है कि इस कार को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसका ऊपरी हिस्सा नीचे के प्लेटफॉर्म से लिंक किया गया है कि नीचे का प्लेटफॉर्म पैरेलल मूवमेंट कर सकता है और ये कार एक जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है। खास बात है कि इस इलेक्ट्रिक कार को 8 अल्ट्रा फंक्शंस के साथ जोड़ा गया है, जो इसे इलेक्ट्रिक कार के बाजार में बेजोड़ बनाते हैं। और चलिए अब बात आपके सुरक्षित सफर की, क्योंकि अब केंद्र सरकार ई रिक्शा की भी सेफ्टी रेटिंग देने को तैयार है। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत ई रिक्शा में सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी और उसके आधार पर ई रिक्शा को भी सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। देश में पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ा है। लंबी दूरी के सफर के लिए लोग अब तेजी से इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कम दूरी के सफर के लिए लोगों की पहली पसंद ई रिक्शा बन गई है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि अभी तक जिस इलेक्ट्रिक रिक्शा पर आप रोजाना सफर कर रहे थे, उस पर किसी भी तरह की कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं थी। लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है
कि इलेक्ट्रिक रिक्शा पर भी NCAP यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी, जिसका मकसद ई रिक्शा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके साथ ही ई रिक्शा में सेफ्टी रेटिंग से यात्रियों का सफर और भी सुरक्षित होगा। आपको ये भी बताते चले कि देश में अभी तक कारों को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत सेफ्टी रेटिंग दी जाती है और अब इसी तर्ज पर ई रिक्शा के साथ साथ भारी वाहनों को भी सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। जाहिर है, ई रिक्शा में यात्रियों की सेफ्टी को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन अब यात्रियों के संदेह को दूर करने और सफर को और भी सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार सेफ्टी रेटिंग नियमों में ई रिक्शा और ट्रकों को भी शामिल करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मुंबई में कल कॉर्पोरेट कला और साहित्य की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और उनके पिता के नाम पर खास सम्मान उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। वहीं बॉलीवुड के कई एक्टर्स को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनके पिता मशहूर संगीतकार और एक्टर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की स्मृतियां एक बार फिर मुंबई में जीवंत हो उठी। मौका था मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के 83वें स्मृति दिवस का, जब देश की कई जानी मानी हस्तियों को कला और संगीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्वोच्च सम्मान लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष पद्म विभूषण कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। कॉरपोरेट क्षेत्र में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश के आर्थिक विकास में शानदार योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में महान भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया था। इससे पहले ये सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी, सिंगर आशा भोसले और एक्टर अमिताभ बच्चन को भी दिया जा चुका है। इस बार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से इस अवसर पर सिनेमा और कला जगत की कई और हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इसमें शामिल हैं एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, एक्टर सुनील शेट्टी, सचिन पिलगांवकर, सोनाली कुलकर्णी, रंगमंच और फिल्म जगत के दिग्गज शरद पोंछे और रीवा राठौड़। वहीं साहित्य के क्षेत्र में वांग विलासनी पुरस्कार श्री पालजी सबनीस को दिया गया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान और हृदय आर्ट्स की ओर से पिछले कई वर्षों से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत समाज में समर्पण, उत्कृष्टता और सेवा की भावना की अलख जगाने वाली शख्सियतों को सम्मानित किया जाता है। मुंबई से सना और मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी से लोग परेशान हैं। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो वहीं सनग्लासेस का इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 2 दिनों के लिए 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्थिति में सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। सरकारें भी पहले से अलर्ट मोड में आ गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तापमान बढ़ने पर अक्सर आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। अगले कुछ दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में हम सभी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चिलचिलाती धूप की तपिश तेज हो गई है। दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार वीकेंड पर गर्मी से राहत के आसार नहीं है और तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ हीट वेव यानी लू भी चल सकती है। ऐसे हालत में खास तौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब तापमान और बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में औसत तापमान से ये करीब 3.5 डिग्री ज्यादा है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को पारा और चढ़ सकता है। इन 2 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। वीकेंड तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27 डिग्री तक पहुँचने के आसार है। उधर पश्चिमी भारत में गुजरात में भी इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल तक राज्य में तापमान इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, लेकिन 28 अप्रैल से पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, यानी 45 डिग्री तक जाने के आसार है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री इलाकों में तेज गर्म हवाएं भी चल सकती है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। आने वाला अगले 4 दिन तक उच्चतम तापमान में राज्यों, गुजरात राज्य और जो यूनियन टेरिटरी दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक उसके आगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का संभावना है, पूर्वानुमान दिया गया है। जो उच्चतम तापमान क्षेत्रों में अगले 7 दिन तक 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का भी पूर्वानुमान दिया गया है। आर्द्र और गर्म पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है और जो सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र है, इसमें असहज स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में सबसे ज्यादा तापमान राजकोट में 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भुज में 43.3 डिग्री और अमरेली में तापमान 42.9 डिग्री रहा। गांधीनगर और डीसा में तापमान 42.8 डिग्री रहा, जबकि अहमदाबाद में 42.7 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री दर्ज किया गया। हीट वेव की स्थिति राजस्थान के भी कई भागों में बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और लू चलने के आसार हैं। वहीं फिलहाल राज्य के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान के दूसरे भागों में जल्द ही मौसम में बदलाव हो सकता है और लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के जयपुर, भगतपुर और कोटा इलाके में शनिवार को आंधी और हल्की बारिश के आसार है। वहीं मई के पहले हफ्ते में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण धूल भरी आंधी चल सकती है। मई की शुरुआत में राजस्थान में बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के कारण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस हाल को देखते हुए लखनऊ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है, ताकि गर्मी से कुछ हद तक बचाव हो सके। गर्मी का प्रकोप बिहार में भी चरम पर है। तस्वीरें बिहार के गया की है। यहाँ इन दिनों तापमान में 42 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। खास तौर से इन दिनों बोध गया घूमने आए पर्यटकों को भी भीषण गर्मी के चलते काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी मई जून आना बाकी है और अप्रैल में से ही इतनी गर्मी है कि हालत सब लोगों को खराब हो गई है। अभी से ही इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोगों को पूरा बेचैनी छा हुआ है। मतलब कि ड्यूटी आने जाने में, मार्केटिंग करने में ही मतलब कि इस तरह का गर्मी झेलना पड़ रहा है। और आगे क्या होगा इसका तो अब नेक्स्ट मंथ का ही ये है। गर्मी की वजह से परेशानी बोले तो पानी कर रहा है जी। हम 3-4 बार नींबू पानी पी ले हैं अभी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है गर्मी, लेकिन यहाँ थोड़ा अजीब है। उधर ओडिशा का पश्चिमी भाग भी इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। राज्य में झारसुगुड़ा में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और यह देश के सबसे गर्म स्थानों में शुमार हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बोलांगीर और संबलपुर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी से निजात मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। लिहाजा लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के मौसम में शीतल जल, ठंडा जल भला कौन नहीं चाहता। ऊपर से अगर पानी मटके का हो तो भाई क्या कहने। तभी तो गर्मी आते ही मटकों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। वैसे तो हर जगह मटके अपनी खासियत रखते हैं, लेकिन एमपी के आगर मालवा के मटकों की बात ही निराली है, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। तेजी से घूमते चाक के पहियों पर जब कुम्हार अपने हाथों से कलाकारी करता है, तब सामान्य से दिखने वाली मिट्टी बर्तन का रूप ले लेती है। और ये महज हाथों की कलाकारी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की सदियों पुरानी वो परंपरा है जिसे कुम्हार आज भी जीवित रखे हुए है। हर साल गर्मी शुरू होने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों और मटकों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हें बनाने का काम भी तेज हो जाता है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुम्हारों का काम अब जोर पकड़ने लगा है।
मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस समय आगर मालवा के मटकों की भारी धूम देखी जा रही है। दरअसल ये मटके यहाँ देसी फ्रिज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मटके इस क्षेत्र में इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि पूरी गर्मी में इसका पानी बेहद शीतल रहता है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक भी रहता है। यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग फ्रिज को अवॉइड करते हुए इन देसी मटकों का पानी पीना ज़्यादा उचित समझते हैं। वैसे तो देश के लगभग सभी इलाकों में गर्मियों के मौसम में मटके और सुराही बनाए जाते हैं, लेकिन आगरा मालवा के मटकों की बात ही निराली है, जो तपती धूप और गर्मी में भी गले को शीतलता प्रदान करते हैं। आगर क्षेत्र के मटके हैं, मार्केट में आते हैं और यहाँ के का मटके का बहुत ठंडा पानी रहता है। दूर दूर तक जाते हैं, जैसे उज्जैन है, इंदौर है, आसपास जितने भी क्षेत्र है, राजस्थान बॉर्डर तक लगे हुए वहाँ तक ले जाते हैं लोग गाड़ियाँ भर भर के हमारे गांव क्षेत्र से। यहाँ का पानी का लंबे समय तक गर्मी में ठंडा पानी रहता है इनको, मतलब एक बार मटका ले जाओगे तो साल भर बदलने की कोई जरूरत नहीं रहती है उनको, मतलब इतना ठंडा पानी रहता है और मशहूर भी रहते हैं यहाँ के मटके। क्या बाहर के लोग खरीदने आते हैं यहाँ के मटके। शायद यही वजह है कि आगर मालवा के मटकों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं और इसकी डिमांड पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी खूब होती है। सर ये तो सुप्रसिद्ध है, आगर के मालवा के जो मटके हैं ये सब दूर जाते हैं और इस मटकों की विशेषता ये है कितनी ही गर्मी हो ये बिल्कुल फ्रिज के जैसा पानी रहता है और ये कुदरती है ये, और यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। और ये मटके राजस्थान तक जाते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मतलब इसकी कोई गुणवत्ता भी बहुत है इसमें, इसके कोई बैक्टीरिया वगैरह साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इन मटकों को तैयार करने में काफी समय भी लगता है। अमूमन एक कुम्हार 3 दिनों में 10 मटके तैयार कर लेता है। जंगल में जाते हैं, वहाँ से मिट्टी खोद के लाते हैं, मिट्टी के कंकर पत्थर सब बीन के उसके बाद में उसको गलाते हैं, गला के उसकी मेहनत करके उसको घी जैसी बनाते हैं। उसके बाद में उसके वो चाक पे जो मटके बनाना का हमारा चाक होता है उसके ऊपर हम उसको मटके बनाते हैं। फिर पीट के सर उसको 3 दिन के अंदर 10 मटका तैयार होता है। उसके बाद में उसको सुखाने के लिए अंदर ही सुखाना पड़ता है, बाहर नहीं सुखा सकते। अगर बाहर सुखाए तो वो क्या है कि फट जाता है, टूट जाता है। फिर सूखने के बाद में सर उसके ऊपर रंग चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाने के बाद में फिर जंगल से लकड़ी कंडा ला के उसको पकाते हैं। फ्रिज की तुलना में मटके का पानी काफी बेहतर माना जाता है। गर्मियों में मटके का पानी पीने के कई फायदे भी होते हैं। चूँकि मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, जो शरीर को ठंडक और जरूरी मिनरल्स भी देते हैं। ऐसे में गर्मियों के दिनों में मिट्टी से बने मटकों की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने टॉप किया है। यश ने 97.8% अंक हासिल किए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप किया है। महक ने 97.2% अंक हासिल किए हैं, तो यश प्रताप ने 97.8% अंक हासिल किए। वहीं 12वीं में महक जायसवाल ने 97.2% अंक हासिल किए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है, जहां हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप ने टॉप किया है। तो यूपी के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसके साथ ही जालौन के यश प्रताप सिंह ने 10th में टॉप किया है और यश ने 97.8% मार्क्स हासिल किए हैं। वहीं इंटरमीडिएट 12th की हम बात करें तो प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप किया है और महक ने 97.2% अंक हासिल किए हैं। तो साल भर की मेहनत का आज परिणाम, बच्चों को साल भर से इस पल का इंतजार था और आज वो दिन जब 10th और 12th के रिजल्ट्स घोषित होने थे और यूपी बोर्ड ने नतीजे घोषित कर दिए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। समर्थ, यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं और हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप ने टॉप किया है, उन्हें 97.8% मार्क्स हासिल हुए हैं। तो वहीं 12th की अगर हम बात करें तो प्रयागराज की महक जायसवाल ने भी टॉप किया है, जिन्हें 97.2% मार्क्स हासिल हुए हैं। तो किस तरह का एक्साइटमेंट, किस तरह का जोश बच्चों में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, बच्चों में जोश है और नतीजा जब आता है उससे पहले जितना प्रेशर होता है और एक बार जब अच्छे नंबर आ जाते हैं उसके बाद जो उत्साह होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि वो एक सुनहरे भविष्य को नए पंख देता है। तो कुल मिलाकर ये जो नतीजे हैं, कुल मिलाकर 43 डेज के अंदर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। जो उत्तीर्ण प्रतिशत में आपको बता दूं, हाई स्कूल की 90.11% है, वहीं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15% है।
इंटरमीडिएट में महक जायसवाल जो प्रयागराज की रहने वाली है, उन्होंने 97.20% लाए हैं और वो प्रथम स्थान पर हैं। तो वहीं हाई स्कूल में जालौन के रहने वाले यश प्रताप सिंह ने 97.83% लाए हैं और वो इंटरमीडिएट माफ कीजिएगा हाई स्कूल से प्रथम स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो शुभकामनाएं बच्चों को दी हैं और एक्सपर्ट पोस्ट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि आप सभी की मेधा, मेहनत और अनुशासन का प्रतिफल है। जीवन की हर परीक्षा में आपके परिश्रम को प्रतिष्ठा मिले, सफलता आपकी स्थायी साथी बने, यही शुभकामना है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोई भी परीक्षा जब होती है तो कुछ जो होते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, कुछ उनके उतने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मार्क्स नहीं आते हैं। उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने मैसेज दिया है और लिखा है कि विद्यार्थियों, विफलता निराशा का आधार नहीं होना चाहिए, यह आत्म मूल्यांकन का एक अवसर देती है। निराश ना हो, फिर से प्रयास करें, सफलता आपकी राह देख रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी मेधावी छात्रों को उन्होंने बधाई दी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा नंबर है जो आज निकल कर सामने आया है और इससे जरूर कहीं ना कहीं यूपी का भी नाम रोशन होगा। जी समर, देखिए मेहनत करते हैं तो उसका फल तो ज़रूर मिलता है। कुछ बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको अच्छा फल मिलता है, कुछ कम करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा और जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि निराश ना हो, मार्क्स किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, लेकिन जब बोर्ड की बात आती है, बोर्ड एग्जाम्स की बात आती है, उसके नतीजे आते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, तो बच्चों को जो उन्होंने मेहनत की होती है साल भर की, उसका फल जो है वो मिलता है। और आज वो दिन जब बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिला। तो यूपी के बोर्ड के नतीजे जब आए, जैसा कि आपने बताया 10th में जो है उन्होंने टॉप किया, जो जालौन के यश हैं 97.8% वो अंक उन्होंने हासिल किए और साथ ही साथ प्रयागराज की महक ने 97.2% मार्क्स हासिल किए हैं। तो फैमिली का क्या रिएक्शन है, परिवार में कितना उत्साह है, कितनी एक्साइटमेंट बच्चों के इस रिजल्ट को देखकर? देखिए, परिवार में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, मिठाइयां बंट रही हैं। जो मेधावी छात्र थे उन्होंने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कुछ नंबर्स का बस हेर फेर होता है कि कोई फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, लेकिन मेधावियों की अगर मेहनत की बात की जाए तो शायद एक ही मापदंड में नापे और तौले जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ नंबर्स आपके रह जाते हैं, कई बार होता है कि कुछ नंबर्स आप उनमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट जो है वो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला है। और अगर आप ओवरऑल परसेंटेज भी देखेंगे तो हाई स्कूल के जो परसेंटेज है वो ज्यादा अच्छे हैं, 95 अबव दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से भी ये एक बड़ा अपडेट है। जी समर्थ, बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यश और महक को गुड न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।